हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रॉनिकल आईएएस। आई एम शिवानी त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। व्हाट इज डेमोक्रेसी? ओके, सो दिस इज द लेक्चर 3rd ऑफ आवर सीरीज which we were studying of politics. Okay, so in our first and second lecture we studied in detail about what is politics and what is political theory. We have also studied different political ideologies, their core ideas, their proponents, and how that ideologies helped to develop today's political concepts such as liberty and equality. So we had already seen कि किस तरह से political theory help करती है हमें different concepts, different political concepts को समझने में, right? Just like that, today we will study about a concept and a very important concept, that is democracy. Okay? डेमोक्रेसी जिसे हम लोकतंत्र भी कहते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यू माइट हैव हर्ड अ लॉट अबाउट डेमोक्रेसी, बहुत बार सुना होगा। कभी कोई भी पॉलिटिकल डिस्कशंस हो तो उसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी की बात ना हो, ऐसा बहुत कम होता है। ओके, सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट डेमोक्रेसी है क्या और डेमोक्रेसी की समझ कैसे इवॉल्व हुई और कौन से वो पहले आइडियाज थे जिसने हमें डेमोक्रेसी के फॉर्म में लेकर हम आज यहां पे पहुंचे हैं। ओके, डेमोक्रेसी के इस फॉर्म को हमने आज समझा है। एंड इवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आफ्टर एनालाइजिंग व्हाट एग्जैक्टली डेमोक्रेसी इज दैट इज डेमोक्रेसी इनफ? क्या डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? क्या डेमोक्रेसी के अलावा कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव नहीं है जो हमें ये बता सके कि गवर्नमेंट और तरह से भी रूल कर सकती हैं? और हमने डिफरेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के एग्जाम्पल देखे हैं जहां पे इस बात का कंप्लीट प्रूफ निकला है कि डेमोक्रेसी इज डेफिनेटली नॉट द परफेक्ट थिंग। ओके, बट बिफोर एनालाइजिंग डेमोक्रेसी लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डेमोक्रेसी। ओके, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टुडे। नाउ वी विल सी कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी बेसिकली एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू हो, या कि जो लोगों का गवर्नमेंट हो। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। ओके, सो डेमोक्रेसी हैज केम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, दैट इज डेमोस विच मीन्स पीपल। ठीक है, 2 ग्रीक वर्ड्स बिकॉज दिस पर्टिकुलर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एग्जिस्टेड इन अराउंड 4th century BC. Herodotus was a Greek philosopher who gave this idea of democracy first time. Okay, and in that Greek, 2 Greek words combined to form the word democracy. Okay, so demos means people and kratos means rule. Okay, so rule by the people. Okay, rule by the people, that means democracy is a form of government elected by the people of that particular region. ठीक है, most accepted form of government, but not all political system claiming democracy are truly democratic. अब आपने ये तो कह दिया कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल, बट ये कहने में आसान है, बट व्हाट अबाउट द प्रैक्टिस? प्रैक्टिस के डिफरेंट एग्जांपल्स को जब हम देखेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट ऑलवेज राइट। Yes, the concept in itself is very empowering कि democracy is the rule by the people. And we can definitely, you might have heard about this famous quotation said by Abraham Lincoln. Okay, democracy is the government of the people, by the people, for the people. Okay, आपने जरूर सुना होगा and this is very close to the exact definition जो early times में आया था। Okay, तो ये बहुत close है उस definition के जहां पे ये कह रहे हैं ऑफ द पीपल, लोगों के लिए। ओके, लोगों की और उनके लिए और उन्हीं के द्वारा। ठीक है, तो डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। एंड हु वाज अब्राहम लिंकन? ही वाज यूएस प्रेसिडेंट इन 1861 till 1865, till the time when he was assassinated. Okay, so basically he led all these movements regarding the abolition of slavery in United States of America. Okay, तो ये हमारे जो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है वो बहुत ही क्लोज है जो ओरिजिनल डेफिनेशन है उससे। Why? Because
it is very important to understand that the demos means people and kratos means rule. That is fine, rule by the people, but ये कैसे होगा, ये implement कैसे होगा, उस पे उसके आगे के आने वाले समय में काम हुआ. Okay, and then in 1861 when Abraham Lincoln, who was the 16th US president, okay, 16th US president, led all the slavery movement and even led to the abolition of slavery in some part of United States of America, and that was very very good thing. Okay, वहां पे उन्होंने अपने इस पर्टिकुलर आइडिया को प्रूव भी किया था. ठीक है, तो इसलिए हम डेमोक्रेसी के डेफिनेशन तो हमने देख लिया, बट हमें ये भी जानना जरूरी है कि ये जो क्लेम करते हैं वो हमेशा डेमोक्रेटिक नहीं होता है. ठीक है, कैसे नहीं होता है? लेट्स सी सम ऑफ द रीसेंट एग्जांपल्स. बेसिक डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. Why the ruler should be elected by the people? Why not any other thing? Why not monarchy जो पहले था? Okay, because this is the people who will be benefited by the government. गवर्नमेंट है किसके लिए? गवर्नमेंट है इसी पीपल के लिए, इन्हीं लोगों के लिए वो गवर्नमेंट बनाई गई थी. रिमेंबर द आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया जो हमने पढ़ा था, जहां पे जो सारे इंडिविजुअल्स थे वो एक साथ आते हैं और स्टेट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसको हमने कहा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा था. और यहाँ पे ये बोलते हैं हम आपको कुछ राइट्स दे देंगे अपने, जिनको आप हमारे लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करेंगे, और उसके बदले में स्टेट आप हमें प्रोटेक्शन देंगे. ओके, सो दिस वाज द डील. इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट एक डील मानते हैं, एंड दे गिव द आइडिया अबाउट द ओरिजिन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, अब जब गवर्नमेंट आ गई तो गवर्नमेंट किसके लिए आई है? गवर्नमेंट आई है लोगों के लिए. तो अल्टीमेटली लोगों का ही भला करना है. लोगों का भला कैसे होगा? लोगों का वेलफेयर कैसे होगा? ये गवर्नमेंट जब डिफरेंट पॉलिसीज लेकर आएगी. ओके, डिफरेंट पॉलिसीज लेकर आएगी. अब गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज ला किसके लिए रही है? लोगों के लिए. तो उस गवर्नमेंट को चुनने का अधिकार किसका होना चाहिए? लोगों का होना चाहिए. डेफिनेटली, है ना, क्योंकि लोगों ने अपने कुछ पावर्स, अपने राइट्स गवर्नमेंट के भरोसे पे दिया है. तो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज लाएगी वो इस बात का प्रूफ होना चाहिए कि वो इन्हीं लोगों के वेलफेयर के लिए यूज हो. ओके, एंड दैट इज व्हाई ओनली द पीपल हैव द राइट टू डिसाइड who will rule them, okay, without any discrimination. Although we will see that how even democratic governments have evolved over time, और उनका idea was not completely based on pure equality. बहुत सारे democratic countries हैं जिन्होंने voting rights कुछ section of citizens को दिया था, कुछ section of citizens को नहीं दिया था, और वो चीज उन्होंने बाद में दी. ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ examples देखेंगे जहां पे हमें समझ में आएगा कि क्यों कुछ गवर्नमेंट्स जो हैं वो डेमोक्रेटिक साउंड करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ डिफरेंट केओस के बाद वो या तो अनडेमोक्रेटिक हो जाते हैं, या कुछ डिफरेंट अदर प्रॉब्लम्स की वजह से वो डेमोक्रेसी से फिर से अनडेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चले जाते हैं. तो एनी गवर्नमेंट विच इज नॉट अ डेमोक्रेसी इज अनडेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी है जो डेमोक्रेसी नहीं है तो वो क्या होगी? वो होगी नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नॉन डेमोक्रेटिक. और इसमें वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. वन एग्जांपल इज द मोनार्की. ओके, द अदर एग्जांपल कैन बी ओलिगार्की. तो मोनार्की क्या होता है? वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स इन वन ऑफ द अदर लेक्चर एज वेल, बट अभी के लिए यू शुड अंडरस्टैंड मोनार्की इज रूल्ड बाय द किंग. राजा रूल करेगा, उसके बाद उसका बेटा रूल करेगा, एंड ही विल मेक द रूल, जस्ट लाइक इट हैपेंड इन मेडिवल टाइम्स. ठीक है, मेडिवल टाइम्स में जैसे होता था. और ओलिगार्की में कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स होंगे, एक राजा नहीं बल्कि एक कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स होंगे, सिर्फ यही जो है वो रूल करेंगे पूरी जनता को. ठीक है, तो ये दो तरह के नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. देयर आर डिफरेंट अदर non-democratic form of government. So any government which is not a democracy is non-democratic government. Okay. Now, म्यांमार में क्या हुआ था? म्यांमार में 2021 में
सो अभी बहुत कुछ टाइम पहले की बात है, मिलिट्री कू हुआ, ओके। एंड जो उनकी इलेक्टेड लीडर थी, हु वाज आल्सो अ नोबेल प्राइज विनर, शी वाज एक्चुअली ओवरथ्रू बाय द मिलिट्री गवर्नमेंट। मिलिट्री कंट्रोल के द्वारा उनको ओवरथ्रो कर दिया गया, यानी कि एक मिलिट्री कू हुआ, ओके। वी ऑफन कॉल दिस एज मिलिट्री कू, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तख्ता पलट, ठीक है। मतलब पूरी सरकार, पूरी रिजीम को चेंज कर देना। इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड रिजीम चेंज, ठीक है। इसको हम बोलेंगे रिजीम चेंज। और सेकेंड, रिजीम चेंज का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट पहले थी वो बदल गई और दूसरी गवर्नमेंट आ गई। कभी कभी ये दूसरी गवर्नमेंट कोई और लीडर होता है, कभी कभी ये दूसरी गवर्नमेंट मिलिट्री का कोई पर्सोनल होता है, और जब वो मिलिट्री का पर्सोनल होता है तो उसको हम बोलते हैं कू, ओके। इट इज प्रोनाउंस्ड एज मिलिट्री कू, नॉट कूप, पी इज साइलेंट हियर, ओके। सो म्यांमार में 2021 में यही हुआ, ओके। नाउ इन चिली, डिक्टेटर पिनोशे रूल्ड विदाउट बीइंग इलेक्टेड। तो चिली में क्या हुआ था? चिली में क्या हुआ था? देयर वाज अ मिलिट्री डिक्टेटर हु वाज नोन एज पिनोशे, ठीक है। पिनोशे ने बेसिकली चिली को 1973 से और 1990 तक अराउंड रूल किया, ओके, विदाउट एनी फॉर्म ऑफ इलेक्शन, without any form of democratic government. This was also a military control. तो स्टेट के द्वारा इलेक्टेड, जो सिटीजन्स के द्वारा इलेक्टेड हुआ जो स्टेट था, जो गवर्नमेंट था, उसको हटा के मिलिट्री ने पावर को ले लिया अपने हाथों में, ओके। नाउ सऊदी अरेबिया में वी ऑल नो दैट किंग रूल्स, ओके, एंड वो रॉयल फैमिली से ही जो किंग होता है वो रूल करता है, हमें पता है। सऊदी अरेबिया में अभी भी हम जानते हैं कि प्रिंस हैं जो अभी डिफरेंट फॉरेन विजिट्स करते हैं, ओके। सो दैट मीन्स कि जो सऊदी अरेबिया में जो गवर्नमेंट है वो नॉन डेमोक्रेटिक है। ये जो गवर्नमेंट थी ये भी नॉन डेमोक्रेटिक थी, ये भी नॉन डेमोक्रेटिक थी। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। समटाइम्स इट हैज अ डेफिनेशन लाइक मोनार्की एंड ओलिगार्की, sometimes it does not have the definition and we just look by the example and say okay military coup, okay, so that is the thing. Now अब हम देखेंगे कि जो सिंपल डेफिनेशन जो है वो inadequate क्यों है। Why simple definition is inadequate? Many governments hold election but are not democratic. तो अभी तक हमने एक चीज देखी थी कि गवर्नमेंट जो है वो या तो डेमोक्रेसी है और या तो वो नॉन डेमोक्रेसी है, ठीक है। या तो वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या तो वो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बट तो यहां पे तो क्लियर था, यहां पे हमने देखा क्या? मिलिट्री कू, ठीक है। हमने बात की कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, ठीक। लेकिन यहां पे क्या सब कुछ सही है? नहीं, बिकॉज मैनी गवर्नमेंट्स होल्ड इलेक्शन, लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं होता है। तो आपने बोला कि पीपल को रूल करना है और आपने एक इलेक्शन करवा दिया ये प्रूव कराने के लिए कि ये जनता ने ही तो हमें बनाया है, बिकॉज हमने इलेक्शन करवाया है, ठीक है। बट दैट इज नॉट ऑलवेज राइट, बिकॉज इलेक्शंस में इलेक्शन मैनिपुलेशंस हो सकते हैं, इलेक्शन में बहुत ऐसी चीजें होती हैं, यू ऑल नो, यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, जो बहुत ही अनडेमोक्रेटिक होती हैं, जो फेयर कंपटीशन अराइज नहीं करने देती हैं, जो पावर को और पावर देता है ना। तो ये इक्वल कैसे हुआ? इनफैक्ट लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है, ओके। सो दैट मीन्स इलेक्शन इज नॉट ओनली द सोल गारंटियर ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शन ही सोल नहीं गारंटी करता है डेमोक्रेसी को, ये तो हमने देखा, ठीक। तब अब जब इलेक्शन नहीं डेमोक्रेसी को गारंटी करता है तो फिर कैसे हमें पता चला? बिकॉज वी नीड टू एग्जामिन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट केयरफुली। हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो फीचर्स है वो बहुत ही केयरफुली एग्जामिन करने चाहिए, ताकि हमें ये ना लगे कि अच्छा जहां पे इलेक्शन हो गया वहां डेमोक्रेसी है, ठीक है। ऐसा नहीं है। इलेक्शन के बाद क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट है क्या वो टाइम
लंबे समय तक रूल कर रही है जितने समय तक उसको इलेक्ट किया गया था। इलेक्शन हो कैसे रहा है, इलेक्शन मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, लोगों के ओपिनियंस नैरेट किए जा रहे हैं, एक नैरेटिव बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड दैट्स व्हाई द डेफिनेशन of democracy is not that it is only elected by the people and based on election, but there are certain other features which needs to be examined carefully. To understand democracy more clearly, we must answer certain important questions. Who are the real rulers? Now this is very important question. Real ruler है कौन? हमने तो कह दिया कि ठीक है, जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को चूज कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिस में क्या दिखता है कि जो गवर्नमेंट है वो रूलर है, बट वो रूलर कैसे बना? चुन तो ये अपने लिए रहे थे ना सरकार, तो ऐसा क्या हुआ और ऐसा कब हुआ कि गवर्नमेंट रूलर बन गया? बल्कि गवर्नमेंट को तो पब्लिक की सर्विस के लिए, इस पब्लिक ने अपनी सर्विस के लिए चूज किया था। तो एग्जैक्टली हु इज द रूलर? पीपल आर द रूलर और द गवर्नमेंट इज द रूलर? ओके, the first question. Then what kind of elections qualify as democracy? आपने सोच तो लिया कि आप इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन कराना इज अ बिग थिंग, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, चाइना, जहां पे बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, एंड इवन इफ इट इज अ स्मॉल पॉपुलेशन तो भी एक कंट्री की बात हो रही है। एक पूरे कंट्री में इलेक्शन कराना इज अ बिग डील। ओके, आप इलेक्शन करा कैसे रहे हैं? ठीक है, आपके वहां सिंपल मेजोरिटी है या एब्सोल्यूट मेजोरिटी है? ओके, आपके जो कॉम्पिटिटर्स है क्या उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है इलेक्शन में? क्या वो खड़े भी हो रहे हैं, क्या वो नॉमिनेट भी हो रहे हैं, या फिर कुछ एक ही पार्टी है जिसके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इलेक्टेड नहीं, वही बार बार उठ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल चाइना। ठीक है, तो एक तो ये है कि जो इलेक्शन का टाइप है वो क्या डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक है या नहीं है। राइट टू वोट किसको मिलना चाहिए? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट टू वोट किसको मिलना चाहिए? ओके, वी नो कि सिटीजन्स को मिलना चाहिए। नाउ in the era of globalization, this concept of citizenship is also in a very threat kind of position, because it is very difficult to identify who is a citizen and who is not, and the citizenship definition keeps on changing with time. तो राइट टू वोट आप किसको दे रहे हैं? क्या आपने राइट टू वोट देते वक्त इन सारे सिटीजन्स, मान लेते हैं आपने सिटीजन्स को दिया, क्या आपने सिटीजन्स को पूरी इक्वालिटी दी? क्या आपने बोला कि वुमेन इज इक्वल टू मैन, रिच इज इक्वल टू पुअर? क्या आपने ये बोला? और इवन आपने बोला तो क्या ये प्रैक्टिस में हुआ? बिकॉज बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जिन्होंने बहुत बाद में वुमेन को वोटिंग राइट्स दिए, एंड यू क्लेम योरसेल्फ टू बी डेमोक्रेटिक सिंस नाउ एंड देन। आप बोलते हो कि आप ना जाने सिंस इटर्निटी आप डेमोक्रेटिक हो। क्या आप सच में डेमोक्रेटिक हो अगर आपने अपने ही सिटीजन्स को इक्वल राइट ही नहीं दिया वोट देने का? ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, आर देयर लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ इलेक्टेड रूलर्स? ये जो इलेक्टेड रूलर्स हैं, क्या इनके पे कोई लिमिट है? क्या इन्हें कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी है? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे वहां पे जो जुडिशरी है वो क्या करती है? We will see about judiciary's role in controlling the constitution, or not in controlling the constitution, in controlling the government, the executives, or checking and balancing the power of the executive and legislature. ठीक है, तो इसमें जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल है। क्यों जुडिशरी का रोल है? क्योंकि क्यों इस गवर्नमेंट के ऊपर भी तो कोई होना चाहिए जो चेक करे, और इनको भी चेक करने वाला कोई होना चाहिए, तो ये गवर्नमेंट होगी। इसी को हम सेपरेशन ऑफ पावर से पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो कितनी जरूरी है बिटवीन डिफरेंट पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वी विल सी द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन अ वेरी डिटेल मैनर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री से या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से पूछने चाहिए कि क्या ये सारी चीजें हैं आपके अंदर, तब आप अपने आप को क्लेम कर सकते हैं कि आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं। ओके, बिकॉज इट्स नॉट दैट सिंपल
कि बोल दिया गया कि रूल बाय द पीपल, और लोगों ने इलेक्शन किया, इलेक्शन में वोट दिया और गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक हो गई. दैट्स नॉट ट्रू एज पर टुडेज रियलिटी. देयर आर डिफरेंट गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अलग अलग तरीके से इलेक्शन को जीतते हैं या कभी कभी मिलिट्री कू करते हैं और वो रूल करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. So are they democratic just because they are holding elections? No, they are not democratic. Okay, let us examine these features one by one. एक एक करके इन फीचर्स को देखते हैं कि कौन से फीचर्स हैं जो कोर प्रिंसिपल बनाते हैं डेमोक्रेसी का. तो हमने ये तो देख लिया कि इलेक्शन इज नॉट द ओनली रीजन. ठीक है, तो इलेक्शन ही नहीं है जिससे आप कह सकते हैं कि कहीं इलेक्शन हो रहा है तो वो डेमोक्रेसी है, ये तो देखा. लेकिन क्या है फिर? तो देयर आर सर्टेन 4, 5, 6 कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. अब हम उसकी बात करेंगे. ठीक है, सो द फर्स्ट इज ऑब्वियसली द फाइनल डिसीजन इज बाय द इलेक्टेड लीडर्स. जो इलेक्टेड लीडर्स होंगे वो ही फाइनल डिसीजन लेंगे. ओके, सो द इलेक्टेड लीडर फॉर एग्जांपल इन द कंट्री लाइक इंडिया इज टुडे नरेंद्र मोदी. ओके, सो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट किया है. ओके, so he is the decision maker. Okay, although there are different forms of government, we have prime ministerial form of government. That's why prime minister is the head of the government. Head of the state president है. State और government में difference होता है. Okay, so head of the state is president, but head of the government is prime minister, and that's why ultimately all the decisions are taken by prime minister. Because he has been elected directly by the people and his council of ministers. Okay, so that means जो final decision है वो हमारे elected leaders लेंगे. Real power must rest with elected representatives. जो real power होनी चाहिए, यानी कि जो real head होना चाहिए. We know that India is a prime ministerial form of government, unlike US which is presidential form of government. तो इंडिया में हमारे दो heads होते हैं. एक होता है रियल हेड और एक होता है नॉमिनल हेड. ठीक है, नॉमिनल हेड होता है हमारा हेड ऑफ द स्टेट जिसको बोलते हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट. ठीक है, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी. और जो रियल हेड है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तो ये दो तरह के हेड्स होते हैं. बट द रियल पावर लाइज विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. दैट मीन्स दिस. Okay, so this is what the case of India. But let's not see first about India. इंडिया के बारे में तो हम डिटेल में देखेंगे. अभी जानना ये जरूरी है कि जो डेमोक्रेसी है उसके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं. पहला जो फाइनल डिसीजन है वो इलेक्टेड लीडर्स लेंगे. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान. ओके, पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ. ठीक है, तो परवेज मुशर्रफ ने 1999 में एक कू किया और जो वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, उसको ओवरथ्रो कर दिया. पाकिस्तान में बहुत बार मिलिट्री कू हो चुका है. ओके, तो दैट्स वाई कभी कभी उसको पॉलिटिकल साइंटिस्ट फेल्ड स्टेट भी बोलते हैं. ओके, तो ही ओवरथ्रो नवाज शरीफ गवर्नमेंट इन 1999 कू दी एतेत, ये बेसिकली कू को बोलते हैं, एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान अंडर मार्शियल लॉ. मार्शियल लॉ लगाया. इलेक्टेड जो हेड था उसको हटाकर खुद को एग्जीक्यूटिव हेड बनाया और मार्शियल लॉ के टाइम पे खुद को उसने हेड ऑफ द स्टेट बनाया. किसने? परवेज मुशर्रफ ने. ठीक है, इफ unelected officials control decisions, then is it democracy? No. What happened here in Pakistan? नवाज शरीफ जी ने या नवाज शरीफ ने वहां के इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर मिलिट्री कू किया 1999 में और खुद को हेड बना दिया. हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट. ओके, एग्जीक्यूटिव हेड, चीफ ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ को हटाने के बाद से. तो इसका मतलब इलेक्टेड डिसीजंस जो उस कंट्री का जो डिसीजन है वो इलेक्टेड हेड ना लेके एक मिलिट्री पर्सोनल ले रहा है. ठीक है, तो दैट मीन्स अगर अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स आपके डिसीजंस लेंगे, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करेंगे, गवर्नमेंट को कंट्रोल करेंगे, फाइनल डिसीजन लेंगे, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है. गॉट इट? नाउ सी द अदर डेफिनेशन. फ्री एंड फेयर इलेक्शन. फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्टोरल कंपटीशन. ठीक है, अब
हमने बात की थी कि इलेक्शन एकमात्र एक पैरामीटर नहीं है किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक बोलने का। वो कंट्री डेमोक्रेसी है वहां या नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन से डिसाइड नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शन इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन। नाउ व्हाट डज दिस मीन, फ्री एंड फेयर? फ्री एंड फेयर का मतलब होता है कि इट शुड नॉट बी वेरी कॉम्प्लेक्स, कि कुछ पर्टिकुलर रिच लोग या कुछ पर्टिकुलर अथॉरिटी या पोजीशन वाले लोग ही इलेक्शन में नॉमिनेट कर सकते हैं खुद को। दूसरा, एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टीज मस्ट हैव अ फेयर चांस टू विन, ओके। रूलिंग पार्टी मस्ट हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। दैट मीन्स अगर जो गवर्नमेंट अभी रूल कर भी रही है, उस गवर्नमेंट के जो हारने के चांसेस हैं वो उतने ही हो जितने कोई ऑपोजिशन है उसके जीतने के चांसेस हो। तभी हम कह सकते हैं कि वो जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर है। दैट मीन्स यहां पे बोला जा रहा है कि इनको भी उस इलेक्शन में इनके इक्वल होना होगा, फेयर कंपटीशन होना होगा, ओके। एंड दैट्स व्हाई वी सी इन आवर कंट्री एज वेल कि इलेक्शन के टाइम पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह लगाने की जो कोशिश की जाती है वो इसीलिए की जाती है क्योंकि सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए। उस टाइम पे गवर्नमेंट अपने किसी भी स्पेसिफिक और किसी भी अपने स्पेसिफिक अचीवमेंट्स को या कोई भी ऐसा नैरेटिव नहीं बिल्ड कर सकती जो उसके गवर्नमेंट में होने से उसको फायदा मिलता है, ओके। तो इसीलिए वो एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह इलेक्शन कमीशन के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। सो दैट मीन्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है, ओके। अब हम बात करेंगे दो एग्जांपल्स की। चाइना में क्यों हम कह रहे हैं कि फ्री और फ्री और फेयर इलेक्शन जरूरी है। चाइना में इलेक्शन होता है, इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली बट ओनली द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी कैन कॉन्टेस्ट। पहला वॉयलेशन और बहुत बड़ा वॉयलेशन तो यही हो गया। इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जिस कॉन्टेस्टेंट को परमिट करती है सिर्फ वही इलेक्शन में खड़ा होता है, ओके। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑलवेज फॉर्म्स द गवर्नमेंट, यानी कि ये बेसिकली एक कंट्री का इलेक्शन ना करा के अपने पार्टी के ही अंदर इलेक्शन कराते हैं और कहते हैं भाई पार्टी तो हमारी ही होगी, हाँ इनमें से किसको चूज करना है वो आप देख लो। यानी कि कौन देखेगा, वो पार्टी के लोग ही देखेंगे। अदरवाइज नॉर्मल लोगों को अगर पूरी आजादी मिलती तो वो पार्टी के बाहर भी जाते, ठीक है। तो अल्टीमेटली डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑलवेज फॉर्म्स द गवर्नमेंट। दिस मीन्स citizens do not have a real choice between political alternatives. Every time कम्युनिस्ट पार्टी ही अगर जीत रही है तो इसका मतलब कोई और है ही नहीं इलेक्शन में, तभी तो वो जीत रही है। होता तो मे भी शायद नहीं जीतती वो, इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। नाउ देयर इज अनदर एग्जांपल। Before 2000, Mexico was characterized by 71 years of uninterrupted authoritarian style rule by इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टीज। तो बेसिकली मेक्सिको में कुछ इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टीज होते थे, एक पार्टी था जिसका नाम है PRI, ठीक है, जिसने 1929 से लेकर 2000 तक मेक्सिको को एक अनडेमोक्रेटिक तरीके से रूल किया, ठीक है, एक अथॉरिटेरियन स्टाइल में रूल किया, known as the perfect dictatorship. The PRI maintained power through mix of electoral fraud, coercion, co-option, despite regular elections. Regular elections यहाँ भी थे, okay? यहाँ भी regular elections थे, लेकिन वहां पे बहुत सारे fraud, बहुत सारे scams और बहुत सारे manipulation जो techniques थे वो use हो रहे थे, ठीक है। That means इन इलेक्शंस का कोई फायदा नहीं था बिकॉज ऑफ ऑल दिस, ठीक है। इसका मतलब मेक्सिको में इलेक्शंस हुए बट दैट डजंट मीन कि दिस वाज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि 71 ईयर्स तक इन्होंने अनइंटरप्टेड रूल किया। किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर कहीं पे भी इलेक्शन हो रहा है और कोई सरकार 71 साल तक कंटिन्यूअस रूल कर रहा है तो क्या ये पॉसिबल है कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन करके जीत रहा हो? दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स वेरी लॉजिकल आल्सो, ओके। सो दैट मींस इलेक्शन इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया। कंडीशंस क्या है? अब हमने ये तो देख लिया कि इलेक्शन इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया,
बट क्या होना चाहिए, इलेक्शन कैसे होना चाहिए, कैसे कुछ कंट्रीज आज भी इलेक्शन करा के डेमोक्रेटिक हैं, कैसे इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, ओके, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड इनफैक्ट नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक ऑफ द वर्ल्ड, कैसे हो रहा है? क्योंकि उन कंट्रीज ने कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है, ओके। इंडिया हैड आल्सो गॉट इंडिपेंडेंस एट द टाइम ऑफ द पाकिस्तान, बट हमने कुछ कोर प्रिंसिपल्स को शुरू से फॉलो किया है, जिसकी वजह से हम अपने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को आज तक मेंटेन कर पाए हैं, बिकॉज देयर वर मेनी ब्रिटिश एक्सपर्ट्स हु हैव कंप्लीटली प्रोक्लेम्ड दिस, मतलब उन्होंने एक्सप्लिसिटली इस बात को बोला था कि ये कंट्री नहीं टिकेगी बिकॉज ऑफ आवर कंडीशंस एट दैट टाइम। दे हैव डन अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, वो तो उन्हें पता ही था, बट देयर वाज नो हेल्थ, there was nothing about education, and the country was in a very bad state, but still we managed to do our first election in a very heroic manner। हमने अपना पहला इलेक्शन किया, सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और आज इतने साल बाद भी हम प्राउडली एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ओके। हाउ डज दिस हैपन? बिकॉज देयर आर सर्टेन कोर प्रिंसिपल्स। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स। ऑपोजिशन पार्टीज अलाउड टू फंक्शन फ्रीली, ऑपोजिशन पार्टीज को फ्रीली बोलने की, अलाउ उनको फंक्शन करने की, क्वेश्चन करने की जो परमिशन है वो होनी चाहिए, ओके। नो मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, ऑब्वियसली ये कोर प्रिंसिपल्स में तो आएंगे ही कि आप अपनी गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज मत करो इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए या फिर ऑपोजिशन को दबाने के लिए। मीडिया फ्रीडम, इलेक्शन के टाइम पे मीडिया का फ्रीडम होना चाहिए। मीडिया हैज द राइट टू क्वेश्चन एवरी पार्टी, एवरी मेंबर हु इज स्टैंडिंग इन द इलेक्शन, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी जो कोर प्रिंसिपल्स है हमारे डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का, वो कुछ ऐसे हैं, ठीक है। मिसयूज नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट की पावर का, ऑपोजिशन को फ्री चांस मिलना चाहिए हर तरह के फंक्शंस में पार्टिसिपेट करने का, और मीडिया का जो है वो फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है, ओके। नाउ द थर्ड कोर प्रिंसिपल इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ओके। Universal adult franchise, one person, one vote, one value. This is the shortest definition of universal adult franchise. Universal adult franchise is nothing but an expression of political equality, okay. It is an expression of political equality. Political equality का मतलब है जो political rights हैं citizens के वो equal होंगे, right to participate, right to vote in election, right to participate in certain election machinery, right to contest elections। हर एक सिटीजन को अलाउ है कि वो इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है, वो वोट कर सकता है, ओके। सो ये राइट सबको है, एंड दैट व्हाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल इक्वालिटी इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पे देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन जेंडर, कास्ट, रिलीजन, रेस, ओके। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वी हैव आवर आर्टिकल 15 व्हिच टॉक्स अबाउट एग्जैक्टली दिस, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ओके। एग्जाम्पल, सऊदी अरेबिया में women were not allowed to vote until 2015. That's what I have said. There are many countries जहाँ पे women were, and सऊदी अरेबिया तो इतना डेमोक्रेटिक कंट्री है भी नहीं। There are many democratic countries जहाँ पे women को voting rights इंडिया के बहुत बाद मिले हैं, okay? So that means in Saudi Arabia अगर 2015 तक women were not allowed to vote, तो definitely it's not under the category of universal adult franchise. Estonia में citizenship laws made it difficult for Russian minorities to vote. अब सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन आपको कास्ट, जेंडर, रिलीजन, रेस के बेसिस पे तो बचाना ही है, बट अगर कोई माइनॉरिटी है जो किसी और आइडेंटिटी की वजह से माइनॉरिटी है, ओके, तो उसको भी आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उसको भी आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, पॉलिटिकल इक्वालिटी देनी है, ठीक है। तो एस्टोनिया में कुछ रशियन माइनॉरिटीज थे जिनको बहुत टाइम तक सिटीजनशिप लॉस की वजह से वोट नहीं दे पाए। फिजी में द वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजियन हैड मोर वैल्यू देन एन इंडियन फिजियन, ओके। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज वन पर्सन हैज वन वोट, इट हैज वन वैल्यू। एक पर्सन ने एक वोट दिया और उसकी
एक वैल्यू है और हर पर्सन की जो वैल्यू है वो बराबर है, तब आप सही मायने में पॉलिटिकल इक्वालिटी देंगे। नॉट लाइक द केस ऑफ फिजी वेयर द वोट ऑफ इंडिजिनस, जो इंडिजिनस लोग हैं उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा थी इन कंपैरिजन टू इंडियन फिजियन। ठीक है, तो ये भी जो डिस्क्रिमिनेशन है बेस्ड ऑन सर्टेन अदर आइडेंटिटीज which makes the person less valuable is not allowed in democracy. There should be universal adult franchise. ठीक है, now पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात कर लेते हैं। वैसे हमने कर लिया है। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब है कि एवरी एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव इक्वल वोटिंग राइट, रिच इज इक्वल टू पुअर। तो आप नहीं कह सकते कि ये कोई रिच इंसान है तो इसके वोट की वैल्यू ज्यादा होगी। नो, दिस विल बी कंप्लीटली इक्वल टू द पुअर। कितने भी आप अमीर हो या कुछ भी हो, आपको उसी पोलिंग बूथ पे जाना है और अपना वोट कास्ट करना है। आपको कोई अननेसेसरी प्रिविलेज नहीं मिलेगा। तो योर क्लास डजंट मैटर, योर कास्ट डजंट मैटर, योर जेंडर डजंट मैटर। ओके, rich and poor are equal, educated and uneducated citizens have equal vote value. Now this is a very tricky thing. kabhi kabhi we listen from many people and it's also not completely reject करने वाला आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी हम सुनते कि यार वोटिंग डेमोक्रेसी में इतनी प्रॉब्लम इसलिए है ना क्योंकि लोग जो चुन रहे हैं उन्हें, दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड, सो दे डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। ओके, but you cannot discriminate a person's right to select his or her representative based on his education, which can be good or bad depending on different circumstances. Okay? अगर कोई पुअर है और वो थोड़ा कम क्वालिफाइड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक लोकतंत्र में उसके पास जो पॉलिटिकल राइट है उसकी जो वैल्यू है वो कम है। That is the core idea here. Okay? And that's why even the educated and uneducated citizens have equal vote value. ठीक है? Then ensures inclusive participation. सबका participation जरूरी है। Yeah, definitely it happens sometimes that it creates a lot of problems, and that's why there are different political scholars such as Plato. Plato was the one who didn't like democracy very much, okay? Because his guru Socrates have been killed by democratic form of government only. थोड़ी बहुत democratic form of government ही थी जिन लोगों ने सोक्रेट्स को मारा था, and that's why he didn't like democracy. And he said that democracy leads to demagogic leaders. डेमोक्रेसी डेमोगोगिक लीडर्स को बनाती है क्योंकि उनको चुनने वाली जो जनता होती है वो अवेयर नहीं होती है, वो अनअवेयर होती है, वो इग्नोरेंट होती है। वो जनता इग्नोरेंट होती है, अनएजुकेटेड होती है, इसीलिए वो डेमोगोगिक लीडर्स को बनाती है। और ये लीडर्स इस बात से बिल्कुल अनजान है कि लोगों के लिए क्या सही है और क्या गलत, एंड दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी सफर करती है। ओके, दैट इज द आइडिया ऑफ प्लेटो। ओके, ये प्लेटो का आइडिया था ऑफ डेमोक्रेसी, एंड इफ यू विल एनालाइज ही वाज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग, ही इज राइट इन सम सेंस। ओके, बट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल इक्वालिटी दिस इज द केस। ओके, अभी ये हमारा कोर प्रिंसिपल है। नाउ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट इलेक्शंस। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार इलेक्शन करा लिया, बहुत अच्छे तरीके से फ्री एंड फेयर कंपटीशन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज करा लिया। हम अभी तक क्या देख रहे थे? हम अभी तक ये देख रहे थे कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे डिसीजंस लेंगे। दूसरा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ओके, वन वोट वन वैल्यू की बात कर रहे थे, ठीक है। और तीसरा हमने देखा कि जो हमारा जो इलेक्शन का जो तरीका है, ओके, उसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो हमने देखे कि इलेक्शन का जो तरीका है वो भी सही होना चाहिए। लेकिन ये सब अभी तक हम इलेक्शन के ही लेवल पे बात कर रहे हैं। अभी हम इलेक्शन के, चलो ये मानते हैं ये तीनों चीजें हो गई, तो भी क्या हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी रहेगी? नहीं, बिकॉज देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स। गवर्नमेंट मस्ट रिस्पेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस। वी नो that there are certain fundamental rights in our Indian constitution as well.
ओके हमारे यहाँ भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं इन पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल इक्वालिटी को दर्शाता है। ओके राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, ओके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे राइट्स हम फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि पॉलिटिकली अगर आप कह रहे हैं कि सब कोई बराबर है तो आप उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे। ओके फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, प्रोटेस्ट, independent judiciary must protect these rights. Article 32, where with the help of which you can file writ petition in the Supreme Court. Article 226, with the help of which you can file writ petition in High Court. Okay, we will study about all that rights, but the point here is that judiciary has the right to check on these fundamental rights, which is known as judicial review, जिसको ही हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी का जो रोल है डेमोक्रेसी में उसकी हम अलग से बात करेंगे, बट द पॉइंट हियर इज कि आपने इलेक्शन सारे अच्छे मेथड से कर भी लिया तो भी जब तक आप सरकार में हैं इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस। ओके एंड दैट मीन्स इलेक्शन हो गया बट उसके बाद आप रूल में थ्रू आउट इन बातों का ध्यान रखेंगे एंड दैट ओनली देन यू विल बी क्लासिफाइड एज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं जिम्बाब्वे। या नाउ दिस इज अ वेरी ग्रेट एग्जाम्पल, रॉबर्ट मुगाबे। ओके जिम्बाब्वे वॉज अंडर रॉबर्ट मुगाबे एंड ही वॉज इनिशियली अ वेरी गुड लीडर। इनिशियली ये बहुत अच्छे लीडर थे, रेगुलर इलेक्शंस हेल्ड बट स्टिल transformed a celebrated liberation leader into an authoritarian dictator. So he was actually a very good leader. He was a celebrated revolutionary once, but he gradually changed himself into a into an authoritarian dictator. Revolutionary से ही authoritarianism की तरफ चले गए। Okay, because it's often seen, हमने बहुत widely we have seen that पावर, बोलते हैं ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, so this might be the case here. ऑपोजिशन हैरेस्ड, तो यहाँ पे इन्होंने ऑपोजिशन को हरास किया, मीडिया को कंट्रोल किया, कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार अमेंड किया ताकि ये अपने प्रेसिडेंशियल पावर्स को बढ़ा सके। दिस शोज दैट इवन इलेक्टेड लीडर्स कैन बिकम ऑटोक्रेटिक इफ देयर आर नो लिमिट्स ऑन देयर पावर। जिम्बाब्वे इज वेरी फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस कि आपने इलेक्शन भी करा लिया, सारी चीजें करा ली आपने, आप पॉलिटिकल इक्वालिटी के साथ सारे इलेक्शन कराया, सब कुछ कराया, बट स्टिल आप अपने उस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं रोक सकते हैं। ओके इसका मतलब उसके बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन होना पॉसिबल है, एक रिवोल्यूशनरी का, एक अथॉरिटेरियन रूलर होना पॉसिबल है। इसको हम बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म भी कह सकते हैं। ओके दिस कैन बी ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म। ये इलेक्शन से आए हैं बट ही इज थिंकिंग दैट ओनली ही कैन टेक द फाइनल डिसीजन। ओके बेनेवोलेंट है बट डिस्पोटिक लीडर है। नाउ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिपेंडेंस। अब जुडिशियरी को अगर जुडिशियल रिव्यू करना है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल, तो वो कैसे करेंगे? वो करेंगे तभी जब वो इंडिपेंडेंट होंगे। इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इज अ वेरी कोर प्रिंसिपल ऑफ एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, ensures that every citizen's fundamental rights are protected and that laws are followed by citizen and also by all the parts of government। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई ठीक है, हमने गवर्नमेंट बनाया, हम पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी बहुत डिटेल में देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बट अभी के लिए हमने गवर्नमेंट बनाया और लोगों ने अपने पावर्स दिए। ठीक है, लोगों ने अपने पावर्स दिए इस गवर्नमेंट को कि भाई हम आपको अपने राइट्स दे रहे हैं और आप हमारे लिए गवर्नमेंट बनाओ। इसमें दो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, ये अपना अपना काम कर रहे हैं कैसे तरीके से, बट एक थर्ड पार्टी भी तो होनी चाहिए ना जुडिशरी, जो इनके काम को देखे। अदरवाइज तो ये आपस में ही मिलके सारा करप्शन कर लेंगे और कोई चेक और कोई बैलेंस नहीं होगा। ओके
तो इसीलिए जुडिशरी का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इन्होंने जो पॉलिसीज बनाई उसको चेक करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए जुडिशरी की बहुत जरूरत है, और इसीलिए इस जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट द कोलिजियन सिस्टम in our country. Okay, judges are being elected by themselves. जुडिशरी ही जजेस को प्रमोट करती है, जजेस को इलेक्ट करती है, जजेस का ट्रांसफर करती है, वो सब उस कोलिजियन सिस्टम के साथ ही होता है। ओके, वेयर देयर इज अ चीफ जस्टिस एंड 4 अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस। जो सुप्रीम कोर्ट में किस तरह के प्रमोशंस होंगे, क्या ट्रांसफर होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, वो कोलिजियन सिस्टम डिसाइड करती है। क्यों है ऐसा? क्यों इन्हें वो राइट नहीं दिया गया है? क्योंकि अगर इन्हें वो राइट दे दिया जाएगा तो डेफिनेटली जुडिशरी इंडिपेंडेंट तो नहीं रहेगी, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज व्हाट? अ कोर प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो दैट्स व्हाई दिस इज देयर। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर। कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन। अब हमने देख लिए कुछ कोर प्रिंसिपल्स, हमने देखा 4-5 कोर प्रिंसिपल्स हमने देखे डेमोक्रेसी के। अब हम देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी के कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन देखेंगे कि इतनी प्रिंसिपल्स के बाद क्या कॉम्प्रिहेंसिव चीजें, क्या कुछ 4-5 चीजें होनी चाहिए जिससे हम कह सकते हैं कि कोई गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट रिस्पेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, दैट मीन्स आपके फंडामेंटल राइट्स का बात हो रहा है यहाँ पे। दिस इज फंडामेंटल राइट्स। अलाउ ऑपोजिशन पार्टीज टू फंक्शन। एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, अगेन द सेम फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। परमिट पीसफुल प्रोटेस्ट, एंश्योर इक्वालिटी बिफोर लॉ, मेंटेन एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो एक बार इलेक्शन हो गया उसके बाद भी ये सारी चीजें जरूरत है। 2-3 प्रिंसिपल्स हमने देखे इलेक्शन पे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पॉलिटिकल इक्वालिटी, ओके, इलेक्शन का तरीका, बट दीज थिंग्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट आती है तो वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को, उनके बोलने के अधिकार को, ये सारी चीजों का प्रोटेक्शन करे। ओके, नाउ इक्वालिटी बिफोर लॉ, वी हैव ऑलरेडी सीन। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, irrespective of any of his identity such as religion, race, caste, sex, place of birth, etc. Okay? तो कोई भी आइडेंटिटी लॉ के सामने उसको अलग से प्रिविलेज नहीं देगी। दैट मीन्स एवरीबडी इज इक्वल। ओके, सो इलेक्टेड रूलर्स कैन नॉट whatever they want. Okay, yeah, definitely they cannot do whatever they want. Their powers must be limited by. अब हमने देखा था क्या? हमने देखा था कि एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, ये दोनों ये लॉ बनाने का काम कर रहे हैं, ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा था जुडिशरी है, जुडिशरी इनको कंट्रोल कर रही है। वन कंट्रोल नहीं कर रही है, कंट्रोल इज नॉट द राइट वर्ड, जुडिशरी इनको चेक और बैलेंस कर रही है। अब ये जुडिशरी इनको चेक और बैलेंस किसके बेसिस पे कर रही है? हमने कैसे माना कि ये जो जुडिशरी है ये भाई सब जानती है, इसको तो सब पता है? नहीं, जुडिशरी भी किसी चीज को यूज करके इनको चेक और बैलेंस कर रही है। जुडिशरी किस चीज को यूज करके इनको बता रही है कि ये करो या ऐसे मत करो, या ये करोगे तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा? जुडिशरी यूज कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं की थी, लेकिन अल्टीमेटली हर चीज का जो बेस आ गया, यहाँ पे जो पिलर आ गया, वो आ गया कॉन्स्टिट्यूशन। तो द लॉ विल बी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ बनाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ को एडजुडिकेट करेंगे। That means the supreme power is with constitution. That means elected rulers cannot do whatever they do. उनकी जो पावर की पे जो लिमिट लगेगा, वो लिमिट इस कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से लगेगा। Okay, that's why every country has a constitution. The constitution, the laws and fundamental right. Obviously, these are the subsets of constitution in itself. So the primacy is about the constitution. The constitution will give that direction to judiciary so that they can be independent as well as they can adjudicate the decisions made by legislatures and executives or overall government.
ना लिमिटेशंस क्या है डेमोक्रेसी के, हमने डेमोक्रेसी के कोर प्रिंसिपल्स को देखा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर ली, थोड़ी सी लिमिटेशंस भी देख लेते हैं, ठीक है। तो लिमिटेशंस क्या है, इंस्टेबिलिटी होती है, ठीक है, लीडर्स कीप चेंजिंग, लीडर्स हर 5 साल बाद 4 साल बाद बदलते हैं, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी होती है कि अब लीडर्स होते भी फेयरली कॉम्पिटिटिव हैं, तो दो पार्टीज हैं किसी भी कंट्री में, फॉर एग्जांपल यूएस, अब यूएस में क्या हो रहा है, यूएस में देखो रिपब्लिकन पार्टी, अभी डोनाल्ड ट्रंप सारी चीजों को इतना सब बदल दिया, और इतना कुछ बदला कि अब किसी को ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके, सो जो बाइडेन के बहुत सारे डिसीजंस को उन्होंने आके चेंज कर दिया, क्योंकि ये जो जनरली जो 2 या 3 पार्टीज होती हैं इन डेमोक्रेसीज में, वो बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकली डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। ओके, सो रिपब्लिकन्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर वेरी कंजर्वेटिव government, okay, but liberal democrats are the liberal form of government, okay, they have an entire history of their ideological difference, so that means ये गवर्नमेंट जब आएगी तो इनके किए हुए सारे डिसीजंस को बदल देगी, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आ सकती है। भाई लोगों को तो यार क्या मतलब है, लोगों की तो लाइफ अच्छी चलनी चाहिए ना, अल्टीमेटली गवर्नमेंट किस लिए आई थी, लोगों के बेनिफिट के लिए, लोगों की लाइफ मुश्किल हो जाती है इंस्टेबिलिटी की वजह से, सो दैट इज अ वेरी great drawback of democracy. Now, political competition ensures power politics and lack morality. Actually, ये क्या करते हैं ना, डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पावर की जो पॉलिटिक्स होती है वो बड़ी भयंकर होती है, ठीक है, पावर की पॉलिटिक्स होती है, जिसके पास जितना ज्यादा पावर होगा उसके पास उतना ज्यादा नैरेटिव बिल्डिंग का मौका होगा, वो उतने ज्यादा अपने रिसोर्सेस को यूज करेगा नेक्स्ट इलेक्शन में जीतने के लिए। इसलिए डेमोक्रेसी बाय द पीपल तो है, बट वो एक्चुअली पावर का खेल बन के रह गई है, क्योंकि लोगों में, उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में या जो भी लोग हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके में मोरालिटी नहीं है। ओके, एंड दैट्स व्हाई वी हैव सीन कि गांधीज्म की एक बड़ी कोर फिलॉसफी थी पॉलिटिक्स विथ मोरालिटी। He considered politics without morality as a sin. Okay? तो ये काफी ठीक बात है कि मोरालिटी नहीं होने की वजह से डेमोक्रेसी का जो पूरा आइडिया है वो पावर पॉलिटिक्स बन के रह जाता है। डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में कुछ डिले होते हैं, ठीक है, टू मच कंसल्टेशन स्लोज डाउन गवर्नेंस, बहुत सारी बॉडीज हैं, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंस हैं, तो इसका भी एक इम्पैक्ट तो ओवरऑल लेवल पे पड़ता ही होगा। पुअर डिसीजंस, इलेक्टेड लीडर्स में लैक एक्सपर्टीज। हमने कहा कि सबको इक्वल राइट है वोट करने का और सबको इक्वल राइट है इलेक्शन में खड़े होने का, तो अगर हमें कोई एग्जाम देना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन होती है, लेकिन अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जो उस एग्जाम के लिए फाइनल डिसीजन लेगा, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो सीम्स वेरी अनजस्टिफिएबल। तो पुअर डिसीजंस हो सकते हैं उस वजह से, क्योंकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है दैट वो हमेशा ही बहुत एजुकेटेड और क्वालिफाइड हो, ये जरूरी नहीं है। इनफैक्ट व्हेन इट कम्स टू कंट्री लाइक इंडिया, मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि वो नहीं ही होता है। ओके, दे आर नॉट वेरी मच क्वालिफाइड। ओके, एंड दैट्स व्हाई इट लीड टू पुअर डिसीजंस। करप्शन, करप्शन इज अ वेरी बिग थिंग। इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन इंक्रीजेस करप्शन। जब इतने लोगों में इतना भयंकर कॉम्पिटिशन होगा इलेक्शन जीतने का, तो वहां पे करप्शन तो डेफिनेटली, इतने डीप स्टेक्स होंगे तो इलेक्शन तो होगा ही, ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ मासेस, ऑर्डिनरी पीपल मे नॉट नो व्हाट इज बेस्ट फॉर देम। तो ऑर्डिनरी पीपल को तो डेफिनेटली नहीं ही पता चल रहा है ये सारा खेल क्या चल रहा है, हमारे लिए बनाया था डेमोक्रेसी, हमें ही नहीं समझ में आ रहा है। ये तो जो ऑर्डिनरी लोग हैं सबसे ज्यादा सफर उन्हें करना पड़ता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस केओस। उनको बोला गया था भाई आपके लिए हम आए हैं, और अब क्या हो गया है कि अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन सारे क्योस की वजह से, इतने कंपटीशन की वजह से, डिफरेंट रूल्स की वजह से जनरली जो मासेस होती हैं वो बहुत इग्नोरेंट हो जाती हैं, पॉलिटिकली वो अनअवेयर हो जाती हैं। और उसका रीजन ये नहीं है कि वो अनअवेयर हैं, उसका रीजन ये है कि उनकी अपनी लाइफ है। उन्होंने बोला था कि ठीक है हम अपना नेचुरल जो ड्यूटी है वो हम कर रहे हैं, हम वोट दे देंगे, हम टैक्स भर देंगे, हम सारी चीजें कर देंगे, बट हमें हमारी लाइफ को अच्छे से जीने दो। अब ये सारे केओस में ये बहुत ही कंफ्यूज होके और एक पॉलिटिकल अनअवेयरनेस की सिचुएशन हो जाती है, जिसकी वजह से समटाइम्स दे एंड अप
electing the wrong person. Okay, that is also the drawback. However, the real question is not whether democracy is perfect. The real question is democracy better than other forms of government? Now, why is this funny? हम कहते हैं ना कि यार अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा, ये बस कुछ वैसा ही है, ठीक है. Is democracy better than other available forms of government? And the answer is right now, no. जितने भी और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, वी विल सी इन आई थिंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में या शायद नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम हर तरह के गवर्नमेंट को देखेंगे. डेमोक्रेटिक के अंदर भी गवर्नमेंट्स देखेंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, और हम नॉन डेमोक्रेटिक में भी देखेंगे कि मोनार्की होती है, ओलिगार्की होती है, ठीक है, डिक्टेटरशिप होता है. तो ये सारी चीजें भी हम देखेंगे. तो क्या ये जितने तरह के गवर्नमेंट्स का जो मॉडल हमारे सामने है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइम एंड स्पेस में अप्लाई भी हुआ है, क्या उन सारे मॉडल्स को देखने के बाद हमें लगता है कि डेमोक्रेसी के अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव है? इसीलिए समटाइम्स सम पॉलिटिकल स्कॉलर्स सेज दैट डेमोक्रेसी इज द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है. यानी कि वो किसके ऑल्टरनेटिव है, ये क्या बेस्ट है, ये अभी किसी को पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता है ये क्या है. लेकिन डेमोक्रेसी एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो अभी तक है. ठीक है, ओके. सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज. नाउ आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, बहुत सारे प्लॉज भी हैं. दिस इज हाउ अ स्टूडेंट शुड रीड. ओके, पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद उसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स को देखना है, फिर उसके क्रिटिसिज्म को देखना है, और फिर कहना है कि नहीं ठीक है क्रिटिसिज्म है, बट अल्टीमेटली वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड दैट इज ऑल्सो, ये हमारे लाइफ पे भी काफी एप्लीकेबल होता है. हो सकता है किसी आइडिया में बहुत प्रॉब्लम्स हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये जानना है कि यार वो आइडिया आया क्यों था, और वो आइडिया अगर इतना सर्वाइव कर रहा है, वो आइडिया अगर इतना कुछ बदल रहा है, लोगों को एम्पावर कर रहा है, तो डेफिनेटली उस आइडिया में कुछ तो बात होगी. तो हम ऐसे तो नहीं ले सकते एक कॉन्सेप्ट को और उसका जस्ट ऐसे ही बोल सकते कि नहीं सब बेकार है. ऐसा नहीं होता है. कहीं भी कंप्लीटली ब्लैक या व्हाइट ढूंढने की कोशिश मत करिए. आप हमेशा ये देखिए कि क्या पॉसिबल है. सो थिंग इज दैट हर चीज ब्लैक और व्हाइट नहीं होती है, मोस्टली हमारी लाइफ ग्रे एरिया में होती है. ठीक है, सो दैट इज हाउ वी विल सी कि डेमोक्रेसी भले ही बेस्ट फॉर्म ना हो, बट अभी वो हमारा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है. ठीक है, डिस्पाइट इट्स फ्लॉज डेमोक्रेसी इज वाइडली रिगार्डेड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं. पहला है अकाउंटेबल गवर्नमेंट. ठीक है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, लोग अगर चुनते हैं तो आपके पास ये अधिकार है कि अगर कहीं कोई नेता या कहीं कोई पॉलिटिशियन आपको दिखता है, आपके पास प्रेस है, आपके पास मीडिया है, आपके पास अब सोशल मीडिया है, पीपल डू अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म अबाउट द गवर्नमेंट. वो कैसे कर रहे हैं ये? क्योंकि ये डेमोक्रेसी है. हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, अमेरिका में. ओके, डोनाल्ड ट्रंप के सारे डिसीजंस को मीडिया यूज टू क्वेश्चन, वो क्वेश्चन करती है. ओके, क्यों? क्योंकि वहां डेमोक्रेसी है. तो दैट मीन्स उनको अकाउंटेबल तो होना ही पड़ेगा, लोगों के लिए आंसर तो देना ही पड़ेगा. इलेक्शन में वोट के लिए लोगों के पास जाना ही पड़ेगा, और अगर कभी कोई ऐसी इंसिडेंट हो गया तो उसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी. ओके, तो चाइनीज फेमीन हुआ था 1958-1961 में. एक्चुअली यू शुड ऑलवेज हैव वन एग्जाम्पल विथ यू व्हेन यू टॉकिंग अबाउट सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स फॉर सपोर्टिंग समथिंग और टू अपोज समथिंग. तो आपके पास एग्जाम्पल होना चाहिए. ऐसा ही एक एग्जाम्पल है चाइनीज फेमीन का. इंडिया और चाइना एक साथ डेमोक्रेटिक और इंडिपेंडेंट हुए थे. सॉरी, डेमोक्रेटिक नहीं हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे. बट बिकॉज इंडिया में एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, तो इंडिया में इलेक्शन के बाद हमारी सिचुएशन बहुत बुरी थी व्हेन इट कम्स टू आवर सोसाइटी एंड इकोनॉमी. Still, we have never seen such level of famine which was seen in China in the time of 1958 to 61, because this was the time where a lot of people, 3 crore people in China died during this famine. ओके, तो ये बेसिकली वो टाइम था जब माओ जेडोंग अपनी कुछ पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रहे थे, एंड देयर वाज नो अकाउंटेबल गवर्नमेंट. और उस
लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की वजह से, उनकी पॉलिसीज की वजह से इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि कोई क्वेश्चन का फॉर्मेट ही नहीं था, कोई गवर्नमेंट को क्वेश्चन ही नहीं कर सकता था, राइट। बट एट द सेम टाइम इंडिया वॉज इकोनॉमिकली वीक, हमने तुरंत इंडिपेंडेंस पाया था, ओके। ब्रिटिशर्स हैड डन एवरीथिंग टू मेक आवर लाइफ मिजरेबल, ठीक है। तो हम बहुत इकोनॉमिकली वीक थे, हमें एक्सपीरियंस भी नहीं था एक मासिव फेमीन का, सॉरी, हमें एक्सपीरियंस भी था एक मासिव फेमीन का, लेकिन वो ब्रिटिश रिजीम के टाइम पे हुआ। इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई भी ऐसा फेमीन नहीं हुआ जैसा हमें चाइना में देखने को मिला या और कंट्रीज में देखने को मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट लोगों के लिए काम करती है, लोगों के द्वारा चुनी गई है। अगर वो कोई ऐसा काम करेगी, कोई ऐसे डिसीजंस लेगी, तो लोगों के पास पावर है उस गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने का, उस गवर्नमेंट को हटाने का, ओके। तो दैट मीन्स विल ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम। डेमोक्रेसी फोर्स द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू फूड शॉर्टेजेस। फूड शॉर्टेजेस तो इंडिया में भी हुए थे। रिमेंबर द टाइम ऑफ लाल बहादुर शास्त्री एंड आफ्टर दैट इंदिरा गांधी, देयर वाज अल्टीमेट फूड शॉर्टेज टाइम which happened during that time, but both these leaders worked immensely in a very brilliant manner to fight this food shortage, और तभी हम ग्रीन रिवॉल्यूशन तक पहुंचे, ठीक है। और उसके बाद से आज तक वी आर अ फूड सरप्लस कंट्री। फूड शॉर्टेज तो नहीं है हमारा, है ना, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट थी हमारी वो लोगों के लिए अकाउंटेबल थी। ऑपोजिशन था, मीडिया था, ऑपोजिशन था, फ्री प्रेस था, इलेक्टेड रूलर्स जो थे वो अकाउंटेबल थे, ओके। सो ऑल दिस मैकेनिज्म हेल्प द गवर्नमेंट टू बी अकाउंटेबल टू द डिमांड्स एंड टू द फूड शॉर्टेज व्हिच वाज एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। तभी लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, बिकॉज द इंडिया वाज फाइटिंग ऑन द टू फ्रंट्स। एक टाइम पे हम दो जगह पे, बहुत मेजर जगहों पे लड़ रहे थे। द फर्स्ट फ्रंट वाज द डिफेंस एरिया, okay. We also had India Pakistan war going on at that point of time, and at the same time we had a food shortage, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को हमने टैकल किया क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन की मशीनरी थी, ओपोजिशन था, राइट। नाउ बेटर डिसीजन मेकिंग is one of the very core principles ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक बहुत बड़ा, इसका कोर प्रिंसिपल नहीं, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हमने बहुत सारी मशीनरी बना दी है गवर्नमेंट की, ठीक है। हमने बना दिया जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, एंड प्लस मीडिया इज ऑल्सो द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो उसके फ्री होने की वजह से भी जो कोई भी डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही कंसल्टेशन और डिस्कशन के बाद होती है। हम जब बजट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो बजट का जो रीडिंग होता है ना, वो मल्टीपल स्टेजेस पे होता है, ओके। और एनी लॉ, फॉर एग्जांपल एनी नॉर्मल लॉ, इफ अराइजेस इन लोकसभा, इट गोज टू राज्यसभा, एंड देन इफ राज्यसभा हैज सर्टेन डिस्प्यूट, इट अगेन गोज टू राज्यसभा, then it again goes to Rajya Sabha, and after that the president gives her or his assent, and then it becomes a law. कोई भी जो एक्ट होता है वो लॉ ऐसे ही तो बनता है इंडिया में, है ना। तो ये कैसे होता है? क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेशन के प्रोसेस बनाए गए हैं, और इसके होने का फायदा क्या है कि जो डिसीजन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी ली जाएगी, उनमें रैश डिसीजंस के चांसेस नहीं होंगे, उनमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। उसमें डाइवर्सिटी, जो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, उसमें जो मल्टीपल ओपिनियंस है, उन सब का ध्यान रखा जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, ओके। पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सोसाइटीज आर डाइवर्स, हमारे यहाँ पे इमेंस डाइवर्सिटी है, जियोग्राफिकली है, पॉलिटिकली है, तो सोशल लेवल पे है, बहुत डाइवर्सिटी है, ओके। वी आर अ कंट्री ऑफ ह्यूज डाइवर्सिटी, बट उसके बावजूद अगर हम यहाँ पे एक पीसफुल सोसाइटी के जैसे कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल है डेमोक्रेसी का, क्योंकि वो डाइवर्सिटी को और एक्सेप्ट करता है, ओके। टॉलरेशन को बढ़ाने का काम करता है, ओके। सो डाइवर्सिटी, जो सोसाइटीज हैं वो डाइवर्स हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स पीसफुल सॉल्यूशन थ्रू डायलॉग, इलेक्शंस एंड डिबेट, ठीक है। वो सारी चीजों की पॉसिबिलिटी है। नो परमानेंट विनर्स और लूजर्स, ऐसा नहीं है कि कोई एक रूलर है और अब यही सबको रूल करेगा,
अगर यही सबको रूल करेगा तो वो क्यों इस बात का ध्यान देगा कि ये कोई पर्सन है, इसको स्पेशल प्रिविलेज मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ सर्टेन हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस। ओके, तो इसीलिए नो परमानेंट विनर्स और लूजर्स, एंश्योर सोशल हार्मनी। जब कोई एक सब पे सत्ता नहीं चलाएगा और यहां से रिबेलियस टेंडेंसीज नहीं आएंगी, तो इसका मतलब जो सोशल हार्मनी है, जो लोगों के बीच में जो खुशी है, जो शांति है, वो बनी रहेगी। ओके, नाउ dignity of citizens. The strongest argument for democracy is that it enhances the dignity of citizens. Dignity of citizens में भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है डेमोक्रेसी का। Citizens are not subjects, they are not merely subjects for the government, but they are the ultimately powerful because they are electing the government. Okay, so they are rulers themselves. Remember the question which we have asked in the starting, who are the real rulers? Real ruler है कौन? So the real ruler of a democracy is the people. And that's why our preamble starts with we, the people of India, give ourselves this constitution on this date and day. ओके, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी तो पीपल ही है। इसका मतलब पीपल इज नॉट ओनली अ सब्जेक्ट बट अ कॉन्शियस पर्सन। ओके, द पुअरेस्ट सिटीजन ऑल्सो हैज द सेम वोट एज द रिचेस्ट। ओके, पॉलिटिकल इक्वालिटी रीएनफोर्सेस ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, तो जो ये पीपल है वो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है बल्कि वो अल्टीमेट रूलर है। ऑल्दो प्रैक्टिस में हमें ये बहुत ज्यादा आयरनिकल बात लगती है, बट दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट। अल्टीमेटली द रूलर इज द पीपल। एबिलिटी टू करेक्ट मिस्टेक्स, गवर्नमेंट्स अक्सर मिस्टेक्स से फ्री नहीं होती हैं और डेमोक्रेसी ये मौका देता है गवर्नमेंट को कि अगर आपने गलती की है तो आप उस गलती को एक्सेप्ट करके उसको इंप्रूव कर सकें। ओके, अकाउंटेबिलिटी दिखाएं लोगों के प्रति। ठीक है, तो no government is free from mistake. The strength of democracy lies in self correction. In a democracy, mistakes can be publicly discussed. पब्लिकली डिस्कस होती हैं, क्रिटिसिज्म होता है, मीडिया क्रिटिसाइज कर सकती है, क्वेश्चन कर सकती है गवर्नमेंट को, कोर्ट्स इंटरवीन कर सकती हैं कि आपने ये चीज क्यों की। देयर आर मल्टीपल ऑफ टाइम्स जब कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस लेता है और कहता है कि ये पर्टिकुलर चीज को क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, ओके, voters can change rulers in the next election. That is definitely the most important thing. Okay, in contrast authoritarian systems suppress criticism and resist correction. ठीक है, तो अथॉरिटेरियन जो सिस्टम्स होते हैं वो बेसिकली क्रिटिसिज्म को सप्रेस करते हैं और जो करेक्शन होता है वो नहीं करते हैं। ओके, तो इसीलिए जैसे कि चाइना का हम बहुत फेमस एग्जांपल है, चाइना और रशिया। ओके, नाउ so basically why democracy is the best form of government? Democracy is best form of government because it ensures accountability, improves decision making quality, लोगों के rights की, उनके equality की respect है और peaceful coexistence in a diverse country like India is possible and it is happening. Okay, and we should read about the thoughts on democracy of B.R. Ambedkar, where he says that democracy is not merely a form of government. It is primarily a mode of associated living or conjoint communicated experience. It is essentially an attitude of respect and reverence towards our fellow man. यानी कि जो हमने डिग्निटी की बात की थी कि ये जो इंसान को जो डिग्निटी देता है, उसको जो अधिकार देता है, वो है डेमोक्रेसी। ओके, and that's why democracy is desirable. ये practice question है, based on today's discussion you can answer or practice this question. Democracy is not merely about elections but about real transfer of power to elected representatives. अक्सर एग्जाम्स में यूपीएससी वगैरह में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो एक बेसिकली दो सिनारियोस आपके सामने रखते हैं और उसको ऐसे जोड़ते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट मेयरली अबाउट इलेक्शंस, इसका मतलब डेमोक्रेसी इज समथिंग अबाउट इलेक्शंस, हमने बात की है डिटेल में इसकी। ठीक है, बट
अबाउट रियल ट्रांसफर ऑफ पावर टू इलेक्टेड, यानी कि कुछ तो है इलेक्शन के बारे में, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं है, बल्कि रियल ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, रियल ट्रांसफर होना चाहिए। हमने मल्टीपल एग्जांपल्स देखे हैं। तो सबसे पहले आप इलेक्शन वाले पार्ट को आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले आप इलेक्शन का रोल बता सकते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट करके 4 प्रिंसिपल्स पे जाके इलेक्शन वाले सारे प्रिंसिपल्स को यहाँ पे मेंशन करिए। उसके बाद से आप वहां पे डिफरेंट एग्जांपल्स दीजिए कि कैसे सिर्फ जो इलेक्शन है वो एक सही पैरामीटर नहीं है, क्या और पैरामीटर्स होने चाहिए। वो सारे पैरामीटर्स हमने देखे हैं, उनके एग्जांपल्स बताइए और बोलिए कि अल्टीमेटली जो बेनिफिट है वो क्या है, और बाद में उसमें लास्ट में इंडिया के रेफरेंस को यूज करके यू कैन एंड द आंसर और कंक्लूड द आंसर। ठीक है, तो हमने डिटेल में देखा है कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस द क्वेश्चन एंड लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।